स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अभिनव आरएस अकेडमी के इस ई प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ साथियों, राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी सीरीज 12 के साथ हमारी आज मुलाकात। साथियों, प्रश्नोत्तरी 12 को हम लोग शुरू करें उससे पहले सबसे पहले जिक्र करेंगे हम लोग प्रश्नोत्तरी 11 के विजेता की। जी हाँ, हमारी प्रश्नोत्तरी क्विज जो लगातार चल रही है पिछले माह से, उस प्रश्नोत्तरी सीरीज 11 के जो विजेता हैं वो विजेता आपकी स्क्रीन पर ये रहे। जी हाँ, राधा शर्मा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बेटा। प्रश्नोत्तरी 11 के जो विजेता रहे हैं वो रही है राधा शर्मा। आपको मिलता है अभिनव आरएस अकेडमी की ओर से गिफ्ट हैम्पर और नगद पुरस्कार। साथियों, आगे बढ़ते हम लोग हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज 12 की ओर। प्रश्नोत्तरी सीरीज 12 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके अजमेर, जयपुर, कोटा और जोधपुर। क्या काम करता है ये सिविल सेवा प्राधिकरण? कब स्थापित हुआ? कहाँ है ये? क्या है? सारी चीज़ देखेंगे। पहले आप जवाब दीजिए फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है अजमेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, सब लोग जवाब दे रहे हैं। फटाफट कमेंट्स और डालिए आप लोग, शाबाश शाबाश। साथियों, यहाँ पर राइट आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका वो आंसर होगा जयपुर। जी हाँ, ऑप्शन बी। साथियों, जो हमारा राजस्थान का सिविल सेवा प्राधिकरण बना हुआ है वो बना हुआ है आपके जयपुर में। अब बात कर लें हम लोग कि साहब ये सिविल सेवा प्राधिकरण आखिर होता क्या है, तो साथियों ध्यान से समझना, सिविल सेवा प्राधिकरण प्रत्येक राज्य की एक ऐसी इकाई है जो कि जितने भी राज्य के कर्मचारी हैं उन राज्य की कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों का ये या उनके सेवा संबंधी जितने भी विवाद होते हैं उनका अंतिम निपटारा करने का काम करता है सिविल सेवा प्राधिकरण। जी हाँ, इसका जो क्षेत्राधिकार होता है, क्षेत्राधिकार तो सारा राजस्थान, क्योंकि आगे शब्द क्या दे रखा है राजस्थान, तो इसका क्षेत्राधिकार कहाँ होता है? पूरा राजस्थान इसका क्षेत्राधिकार माना जाता है। अब इसकी बात की हमने मुख्यालय की, तो मुख्यालय मुख्यालय कह दो या स्थित है कह दो, तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका? आपके जयपुर में। जयपुर में क्या है इसका? ये मुख्यालय है, इसका ध्यान रखना। अच्छा, फिर इसकी स्थापना के बारे में और पूछ लेता है सिविल सेवा प्राधिकरण के बारे में। तो अगर आपसे पूछी जाए इसकी स्थापना, तो याद रखना साथियों, स्थापना हुई थी इसकी 1 जुलाई 1976। 1 जुलाई 1976। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बात को। राजस्थान में जितने भी राज्य कर्मचारी हैं उन केवल राज्य कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी भी रहते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर केवल स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। राज्य कर्मचारियों की सेवा संबंधी जितने भी मामले होते हैं या सेवा संबंधी विवाद होते हैं उनका निपटारा जो अंतिम स्टेज होता है वो कहाँ होता है? सिविल सेवा प्राधिकरण। और ये इसका सारा राजस्थान के जितने भी मामले होते हैं वो यहीं पर आते हैं। इसका मुख्यालय जयपुर में है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1976 में की गई थी। साथियों, ये बात आती है हमारी इस सिविल सेवा प्राधिकरण को लेकर। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोज़ या नए प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त हो सके। जिन्होंने अब तक भी चैनल को शेयर नहीं किया है वो अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में बहुत ही शानदार वाला प्रश्न है। आज के प्रश्नोत्तरी सीरीज में कुछ ऐसे प्रश्न भी हमने समाहित किए हैं जो बड़े ही अद्भुत प्रश्न होंगे और एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हमारी अपनी भूमिका निभाते हैं। उनमें से एक प्रश्न आपका ये है, राजस्थान में अंतिम बार, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन, दोनों शब्दों को ध्यान रखना। एक तो राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछ रहा है और एक कहाँ पूछ रहा है? ये राजस्थान। जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से जवाब देना है। राजस्थान में अंतिम बार पूछ रहा है, 3 शब्द है, तीनों शब्दों को ध्यान रखना ना। राजस्थान में अंतिम बार और राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ऑप्शन आपके 1973, 1980, 1992 या 1999। जल्दी सोच समझकर आराम से जवाब दीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन
73, 80, 92 या 99? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं साथियों हम लोग। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, 1992 में राजस्थान में अंतिम बार क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। अच्छा, राष्ट्रपति शासन जब अंतिम बार लगा था तो वो लगा था 15 दिसंबर 1992 को। अगर डेट्स भी आपसे पूछ ली जाए तो याद रखेंगे 15 दिसंबर 1992। और 15 दिसंबर 1992 से ये 4 दिसंबर 1993 तक ये जो राष्ट्रपति शासन आपके यहाँ पर रहा था। अब मैं बात करूँ, अगर राष्ट्रपति शासन की बात आई है तो हम लोग पूरी ही डिटेल्स इसकी कवर कर लेते हैं ताकि आपका एक टॉपिक साथ के साथ में कवर हो जाएगा, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। और ये टॉपिक बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम्स में अमूमन पूछा जाता है, चाहे वो आप RAS मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग किसी भी प्रकार की राज्य सेवा में व्याख्याता या ग्रेड 1, 2 की तैयारी कर रहे हो, सभी में ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं इन राष्ट्रपति शासनों के बारे में, सारी बात कर लेते हैं ताकि आपको बार बार इस टॉपिक को नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो, शुरू करते हैं हम लोग पहले तो राष्ट्रपति शासन। अच्छा, राष्ट्रपति शासन की बात करूँ बेटा तो देखो, राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ पर जो आपातकाल होता है उस आपातकाल की वजह से ही राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और आपातकाल कितने प्रकार का होता है? आपातकाल हमारे यहाँ पर भारत के संविधान में 3 प्रकार के प्रावधान किए गए आपातकाल को लेकर। 3 प्रावधानों में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, इन तीनों के अंतर्गत क्या किया गया है? हमारे यहाँ पर आपातकाल घोषित किया जाता है। ये जो 52 है, ये 52 माना जाता है युद्ध या बाह्य आक्रमण अगर देश पर होता है तो उस स्थिति में 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है या आपातकाल लगाया जाता है। परंतु अगर किसी राज्य की संवैधानिक स्थिति कमज़ोर है, वहाँ पर राज्य चल नहीं पा रहा है, शासन को चलाया नहीं जा सकता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने पास सारे अधिकार ले लेता है और उस राज्य में या संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 360 की मैं बात करूं अनुच्छेद, तो ये केवल वित्तीय आपातकाल है जो अब तक लागू नहीं हुआ है और ईश्वर की कृपा रही तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वित्तीय आपातकाल मतलब अगर देश की स्थिति ऐसी हो जाए कि वहाँ पर वित्त की बिल्कुल कमजोरी या वित्त की स्थिति बिल्कुल खत्म हो जाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो उस राष्ट्र में, संपूर्ण राष्ट्र में, ये कभी भी एक राज्य में नहीं लगेगा, ध्यान रखना, संपूर्ण राष्ट्र में, तो यहाँ पर वित्तीय आपातकाल हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और राजस्थान की विशेष स्थिति को देख रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान में अब तक जो अंतिम की तो हमने बात कर ली कि अंतिम कब लागू हुआ था आपके 1992 में। अब तक राजस्थान में 4 बार, जी हां, कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, ध्यान रखना, 4 बार राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अब आप लोग समझना, देखो, पहला जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है हमारे यहाँ पर, वो पहला राष्ट्रपति शासन लागू होता है, साथियों मैं दो को क्लियर कर देता हूँ, 2 को अगले में, 2 को एक बार में, है ना, ताकि आप काफ़ी लोग जैसे लिखने में भी उनको सरलता रहे। आप लोग नोटबुक को उठा लीजिए, पेन को उठा लीजिए, लिखते चलिए साथ के साथ मेरे। राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में अब तक कितनी बार लागू हुआ था? 4 बार। किस स्थिति में लागू होता है ये? जब किसी राज्य की संवैधानिक स्थिति खराब हो जाए या वहाँ का शासन चलाया नहीं जा सकता हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने पास सारे अधिकार ले लेता है और उस संबंधित राज्य की जो विधान सभा है या जो आपका जो वो क्या हो जाती है, वो स्वतः ही खंडित हो जाती है या वहाँ पर आपातकाल की स्थिति हो जाती है। अब बात करते हैं हम लोग पहले आपातकाल की। साथियों यहाँ पर जो पहला आपातकाल हमारे यहाँ पर लगा वो लगा था 1967, जी हाँ, 1967 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ। याद कीजिए 1967 ईस्वी में वो दिन जब मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार रहते समय ये आपातकाल लागू किया गया था। तो पहला आपातकाल जो हमारा लागू हुआ था वो पहला आपातकाल हुआ था 13 मार्च, डेट भी लिख लीजिए, 13 मार्च 1967 से लेकर जरूर याद रखना 26 अप्रैल और 1967 तक, मतलब कितने दिन हुए? लगभग ये 42 दिन, जी हाँ, 42 दिन लगभग ये आपातकाल रहा था। और राजस्थान के इतिहास में
आज तक का सबसे छोटा आपातकाल माना जाता है। कौन सा आपातकाल? पहला वाला आपातकाल। तो राष्ट्रपति शासन अपने यहाँ पर कितने लागू हुए अब तक? राजस्थान में 4 बार। पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1967 में। डेट पूछे तो कब बताएंगे आप लोग? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। दिन पूछे तो कितने याद रखेंगे आप लोग? 42 दिन। अगर राजस्थान में सबसे छोटा आपातकाल पूछा जाए तो भी पहला आपातकाल, जो कब लागू हुआ था? 1967 में। अच्छा, यहाँ पर एक बात पूछ ली जाती है आपसे कि उस समय, ये प्रश्न भी ध्यान रखना कि इस समय पहले आपातकाल के समय मुख्यमंत्री कौन थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरएस लेवल पर तो जरूर पूछा जाएगा। तो मुख्यमंत्री की अगर बात पूछी जाए तो मुख्यमंत्री याद रखना यहाँ पर पहले बार में थे मोहनलाल सुखाड़िया। याद रह जाएगा आपको। पहले आपातकाल या पहले राष्ट्रपति शासनकाल के समय मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। आपातकाल 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967, कुल मिलाकर 42 दिन। ये था हमारा पहला आपातकाल। अच्छा, दूसरे आपातकाल के बारे में बात करूं, मैं एक बार लिखवा देता हूं फिर याद करवा दूंगा आपको, है ना। दूसरे आपातकाल की बात करूं साथियों, तो दूसरा आपातकाल जो हमारा था वो लागू हुआ था 1973 में। जी हाँ, 1973 में। और आपसे अगर पूछ लिया जाए दूसरे आपातकाल के बारे में तो डेट लिख लीजिए, 29 अगस्त 1973 से लेकर और ये लगा था 22 जून 1977 तक। जी हाँ, 22 जून 1977 तक। साथियों, अब तक के राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा आपातकाल था, ध्यान रखना, सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा पूछे तो पहले वाला राष्ट्रपति शासन, और दूसरा राष्ट्रपति शासन जो था वो था सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन था, जिसकी अवधि भी अगर आपसे पूछी जाए तो अवधि है 3 वर्ष और लगभग 10 माह। कितने महीने? 3 वर्ष और 10 माह लगभग इसका क्या था? काल था। अच्छा, इस समय अगर पूछ लिया जाए मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का जरूर याद रखना। जो मुख्यमंत्री थे यहाँ पर वो थे हरिदेव जोशी। जी हाँ, हरिदेव जोशी। तो आपकी बात क्लियर हो गई होगी। जो वास्तविकता में आपको याद रखना है वो फैक्ट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ। बाकी की डिटेल्स तो हम लोग जैसे आरएएस के अंतर्गत अगर मेंस में बात करेंगे इसकी तो बहुत लंबा टॉपिक चलेगा इनके आपके क्लासेस में, परंतु यहाँ पर हम लोग केवल फैक्ट्स को लेकर बात कर रहे हैं। जो आपके फैक्चुअल्स क्वेश्चन है वो 101% यहाँ से क्लियर आपके हो जाएंगे। तो हमने बात की, 2 आपातकालों की बात कर ली। पहला आपातकाल लागू हुआ था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। कुल दिन कितने थे? 42 दिन। राजस्थान का कैसा? सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था। मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरा आपातकाल कब आया? 1973 में। डेट पूछे तो 29 अगस्त 1973 से 22 जून 1977। जिनको डेट याद नहीं रह पा रही है वो टेंशन ना लें, ज़्यादा गंभीर ना हो, पहले आप लोग सन याद कर ले। तो पहला था आपका 1967 से 1967, दूसरा था 1973 से 1977। 3 वर्ष और लगभग 10 महीने का ये शासनकाल था, मतलब राष्ट्रपति शासन था। मुख्यमंत्री यहाँ पर हरिदेव जोशी थे। तीसरे आपातकाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो आपातकाल था साथियों वो लगा था 1980 ईस्वी में। जी हाँ, भैरव सिंह शेखावत की उस समय सरकार थी। ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं तीसरे आपातकाल की तो 16 मार्च 1980 से लेकर और ये चला आपके 3 जून तक, 3 जून 1980 तक। लगभग अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सिमेबल यहाँ पर 100 दिन का लगभग समय हो गया था। 100 दिन लगभग ये राष्ट्रपति शासन रहा था। और एक बात और याद रखनी है, मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ पर? आपके भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तीसरे आपातकाल के समय 1980 से 1980, मतलब 16 मार्च 1980 से 3 जून 1980 तक। कुल मिलाकर 100 दिन थी। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। ये तीसरा राष्ट्रपति शासन था। अब अंतिम जो अपना प्रश्न था उसकी ओर बढ़ जाते हैं। चौथा जो राष्ट्र आपातकाल था आपका, चौथा जो राष्ट्रपति शासन था आपके यहाँ पर, वो राष्ट्रपति शासन कैसा था? देखो ध्यान दीजिएगा। चौथा जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो हुआ था 15 दिसंबर। जी हाँ, 15 दिसंबर 1992 से, और ये चला साथियों 4 दिसंबर 1993 तक। 4 दिसंबर 1993 तक। तो शुरू कब हुआ? 15 दिसंबर 1992। ख़त्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1993 में। अच्छा, यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर भी जो मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री कौन थे आपके? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह जो उपराष्ट्रपति भी रहे हुए हैं, भैरव सिंह
शेखावत। अच्छा, राज्यपाल का भी अगर नाम पूछ ले आपसे तो राज्यपाल के नाम भी याद रख लेना इनके। राज्यपाल, राज्यपाल का अगर नाम पूछे तो उस समय थे एम चन्ना रेड्डी। एम चन्ना रेड्डी, बड़े विवादित राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी। तो एम चन्ना रेड्डी राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक ये रहा था आपका राष्ट्रपति शासन। तो साथियों समझ में आप लोगों के आ गई होगी। एक बार मैं शॉर्ट में और आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। राजस्थान में मुझे बताते चलो, फटाफट रिपीट कर लेते हैं इस प्रश्न को देर और समय किए बिना। राजस्थान में अब तक कुल मिलाकर कितने राष्ट्रपति शासन लागू हुए हैं? 4 राष्ट्र। अच्छा पहले बताओ मुझे, आपके आपातकाल, अगर देश में बात करो तो आपातकाल कितने अनुच्छेदों के अंतर्गत? 3 के अंतर्गत। पहला 52, 352 अनुच्छेद, दूसरा 356, तीसरा 360। अच्छा, यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन लागू है अपने, हम बात कर रहे हैं 356 के अंतर्गत। तो 356 के अंतर्गत मतलब यहाँ के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राजस्थान में अब तक जो राष्ट्रपति शासन वो कितनी बार लगा है? 4 बार। पहली बार कब लगा? अब बताते चलो मुझे फटाफट। पहली बार कब लगा? घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं अपन, घड़ी की सुई की दिशा में, है ना। ये 4 बार। पहली बार बताओ मुझे, पहली बार कब लगा था? 1900 कमॉन 1967। ठीक है। दूसरी बार कब लगा हमारे यहाँ पर? जल्दी फटाफट जवाब दो। 1973। और तीसरी बार कब लगा हमारे यहाँ पर? 1980। और चौथी बार कब लगा हमारे यहाँ पर? 1992। ये तो याद रख लोगी। फैक्ट्स तो हम आपने लिख ही लिए पूरे, नोट आउट मैंने आपको करवा दिया है शॉर्ट रूप में, इतना तो याद रख ही रख सकते हैं आप लोग। तो पहला आपातकाल जो था आपका, घड़ी की सुई की दिशा में, याद रखो इनको। पहला 1967 में, बढ़ते हुए क्रम में, ना इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं आप लोग, है ना। तो पहला आपातकाल 1967, दूसरा 1973, तीसरा 1980, चौथा 1992 में। पहले के समय में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरे के समय में मुख्यमंत्री हरदेव जोशी, तीसरे के समय में भैरों सिंह शेखावत, चौथे के समय में मुख्यमंत्री भी आपके भैरों सिंह शेखावत। पहला आपातकाल सबसे छोटा, दूसरा आपातकाल सबसे बड़ा आपातकाल माना जाता है। क्लियर हो गया क्या सब लोगों का? फटाफट कमेंट करो मुझे, यस यस या नो, यस या नो, फटाफट कमेंट करो। क्या राष्ट्रपति आपातकाल क्लियर हुआ क्या दिमाग में? राजस्थान के याद हो गया क्या? कमेंट करो फटाफट यस या नो में। कितनों को कंप्लीट याद हुआ? देखिए एक बार यस करो जल्दी जल्दी फटाफट। और कैसा लगा आप लोगों को राष्ट्रपति शासन वाला सिस्टम? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर इतिहास से ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कविराज श्यामल दास, नाम सुना होगा आप लोगों ने। श्यामल दास के अनुसार राजस्थान में स्थित 84 दुर्गों में से, राजस्थान में नहीं मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था? कमेंट करो देखे फटाफट। कवि, वही कवि श्यामल दास, है ना। तो कवि श्यामल दास का जन्म स्थान किस जिले में स्थित है? राजस्थान के किस जिले में इनका जन्म माना जाता है कविराज श्यामल दास का? फटाफट कमेंट करो जवाब। बहुत ही अच्छा। यहाँ पर प्रश्न देखो एक और आ सकता है, मैं पहले बता दूं साथ में। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इतिहास के प्रसिद्ध इतिहासकार या प्रसिद्ध इतिहासकार कवि श्यामल दास का जन्म या जन्म स्थान संबंधित है या किस रियासत से संबंधित है? और वहाँ पर ऑप्शन में हो सकता है आपके मेवाड़, मारवाड़, मेवाड़ हो सकती है, मारवाड़ हो सकती है, हाड़ौती हो सकती है आपकी, और एक आपकी आमेर हो सकती है ना। तो पहले तो अपन इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए फटाफट। श्यामल दास का जन्म स्थान, सीधा ही जन्म स्थान पूछा है यहाँ पर, है ना, रियासत ना पूछकर। रियासत पूछेगा तो क्या होगा मैं बताऊंगा। साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, कमेंट आपके आ रहे हैं, बढ़िया, शाबाश, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे प्रयास। आना भी चाहिए आपको, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। ये एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रही होगी, बहुत अच्छा आप लोग कर पा रहे हैं। चलो आंसर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा साथियों भीलवाड़ा। जी हाँ,
भीलवाड़ा में जन्म स्थान माना जाता है कविराज श्यामल दास का। अब साथियों यहाँ पर रियासत पूछे तो भीलवाड़ा किस रियासत में आता था बताओ, देखिए एक बार मुझे याद आ जाएगा आप लोगों को। भीलवाड़ा में एक आंदोलन हुआ था, कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया। कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया। और बिजोलिया कौन सी रियासत का था? मेवाड़ का। वेरी गुड। तो ऐसे समझ जाया करो, भीलवाड़ा उस समय कौन सी रियासत में आता था? मेवाड़ रियासत में। और मेवाड़ रियासत में कितने वर्तमान के ज़िले आते हैं? एक बार कमेंट करो। देखिए मेवाड़ रियासत में वर्तमान के कितने ज़िलों को सम्मिलित करके प्राचीन मेवाड़ रियासत बनाई जा सकती है? कमेंट करो फटाफट। चलो इस प्रश्न में बढ़ते हैं। पहले तो एक बार हम कवि श्यामल दास को देखते हैं। साथियों कवि श्यामल दास की बात करूं अगर मैं, श्यामल दास, कवि श्यामल दास की अगर चर्चा की जाए यहाँ पर तो बेटा क्या किया कवि श्यामल दास ने? पहले तो जन्म स्थान की मैं बात करूं इनकी, तो इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म मैंने कहाँ बताया आपको? भीलवाड़ा में। अच्छा भीलवाड़ा भी अगर ना दे और इंडिविजुअल जगह पूछ रहे हो तो एक गांव का नाम याद रखना, ढोकलिया ग्राम। जी हाँ, ढोकलिया ग्राम। कौन सा ग्राम था? ढोकलिया, जो कहाँ पर पड़ता था? भीलवाड़ा। कौन सी रियासत में पड़ता था? मेवाड़ रियासत में। ये तो कवि श्यामल दास के जन्म की बात होगी। अब बात पूछ ले कवि श्यामल दास की, तो साहब ये बोले किस महाराणा के शासनकाल में इन्होंने कार्य किया था या बड़े प्रसिद्ध हुए थे, चर्चित हुए थे? तो ये किस महाराजा के शासनकाल में दरबारी थे या दरबारी कवि थे? तो ध्यान रखना मेवाड़ के महाराणा थे सज्जन सिंह। कौन थे? सज्जन सिंह। उन सज्जन सिंह ने इनको एक आदेश दिया कि आप श्यामल दास जी मेवाड़ रियासत जो है उसका इतिहास लिखने का कार्य क्या कर दो? शुरू कर दो। तो साथियों सज्जन सिंह के आदेश को पाकर और श्यामल दास राजस्थान, सॉरी पहले मेवाड़ और विशेष रूप से राजस्थान की भी बहुत सारी इन्होंने परिपाटियाँ लिखी, तो इन्होंने विशेष रूप से मेवाड़ रियासत का इतिहास लिखना प्रारंभ किया और वो इतिहास हमें प्राप्त होता है वीर विनोद नामक ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? वीर विनोद। तो कवि श्यामल दास का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो कौन सा था? वीर विनोद। वीर विनोद के रचयिता कौन थे? कवि श्यामल दास। किनके शासनकाल में रचना हुई थी? सज्जन सिंह के। सज्जन सिंह का संबंध कौन सी रियासत था? मेवाड़ रियासत से। एक बात और ध्यान रखना आप लोग, इन कवि श्यामल दास ने, इन कवि श्यामल दास लिख लिया आपने, नोट आउट कर लिया? इन कवि श्यामल दास ने दो इनके ग्रंथ और थे जो बड़े चर्चित थे। तो श्यामल दास की अगर मैं बात करूं तो इनके 3 ग्रंथ हो गए कुल मिलाकर। एक तो आपका वीर विनोद हो गया, वीर विनोद। ये तो इसमें क्या है? मेवाड़ रियासत का इतिहास लिखा हुआ है। किसके कहने पर? महाराजा सज्जन सिंह के काल में सज्जन सिंह के कहने पर। परंतु बीच में ही जब ये पूर्ण नहीं हो पाया, उससे पहले ही महाराजा सज्जन सिंह की मृत्यु हो गई थी और उनके पुत्र के द्वारा फिर इनको ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया श्यामल दास को। आगे देखेंगे हम लोग जब मेवाड़ रियासत पढ़ेंगे तब। यहाँ पर देखिए आप लोग श्यामल दास की, श्यामल दास के 2 अन्य ग्रंथ हो रहे, ध्यान रखना। तो एक तो पहला तो ग्रंथ हो गया ये, दूसरा इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो की नवीनता। जी हाँ, पृथ्वीराज रासो की नवीनता, ये ग्रंथ भी इनके द्वारा। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो। कमेंट करो फटाफट। तो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ था उसी को आधार मानते हुए इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था पृथ्वीराज रासो की नवीनता। ठीक है। तो अब एक अन्य ग्रंथ और था जो बड़ा ही विवादित, राजस्थान नहीं पूरे भारतवर्ष में बड़ा विवादित रहा था, अकबर के जन्मदिन में संदेह। जी हाँ, अकबर के जन्मदिन में संदेह। बहुत कुछ लिखा इन्होंने जो कि कुछ लोगों ने बड़ा गलत लिया इसको, और हम लोग बड़ी आनंद के साथ चर्चा करेंगे इसकी। जब मुग़ल राजपूत संबंध हम लोग पढ़ रहे होंगे उस समय हम लोग इस जिक्र को ज़रूर करेंगे। कवि श्यामल दास की इस जो चर्चा थी इस ग्रंथ में, उस चर्चा को ज़रूर वहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग केवल 2 बातें याद रखना। कवि श्यामल दास जिनका संबंध कौन सी रियासत से? मेवाड़ रियासत से। शासक का नाम पूछे तो ये कौन से शासक के समय में थे? सज्जन सिंह के समय में थे। अच्छा, इसके पश्चात इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? वीर विनोद की। वीर विनोद के अलावा 2 अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ और थे इनके,
जी हाँ, पहला ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो की नवीनता और दूसरा था अकबर के जन्मदिन में संदेह। सबसे ज़्यादा विवादित कौन सा रहता है? अकबर के जन्मदिन में संदेह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ, अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों का सर्वस्व न्यौछावर कर देना या अंतिम सांस तक अपने राज्य के लिए लड़ने वाले वीर पुरोधाओं में एक नाम आता है गोराधाई का। एक ऐसी महिला, बात करेंगे हम लोग। पहले बात कर ले, गोराधाई की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गोराधाई की छतरी कहाँ है? कमेंट करो फटाफट। पहले तो एक तो ये, दूसरा इसका कमेंट कर दो फटाफट। इस छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गोराधाई की छतरी किसने बनवाई थी? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा, अजीत सिंह के द्वारा, जसवंत सिंह के द्वारा, ईश्वर सिंह के द्वारा? फटाफट कमेंट करो। फटाफट कमेंट करो बेटा। साथियों, यहां पर हम लोग चर्चा करें अगर गोराधाई की छतरी की, तो गोराधाई की छतरी का जो निर्माण करवाए हैं, जो निर्माता माने जाते हैं, वो माने जाते हैं महाराजा अजीत सिंह। जी हाँ, अजीत सिंह को। अब साथियों मैं बात करूं अजीत सिंह की, तो इन गोराधाई का अजीत सिंह के साथ संबंध क्या था? साथियों, ये गोराधाई अजीत सिंह के लिए जन्म नहीं दिया, परंतु इनको वास्तविकता में जीवन दान देने वाली थी गोराधाई। धाई दो प्रसिद्ध हुए हमारे यहां पर, एक तो गोरा और एक पन्ना। पन्ना धाई वो महिला थी, वो वीरांगना थी जिन्होंने अपने पुत्र का सर्वस्व बलिदान कर और मेवाड़ की पराकाष्ठा को कायम रखा। मेवाड़ के ललना, मेवाड़ के उदय सिंह को उन्होंने जीवन दान दिया और यहाँ पर गोराधाई ने अजीत सिंह को जीवन दान दिया। कैसे जीवन दान दिया, ये हम लोग मारवाड़ रियासत के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। थोड़ी सी अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब ने बड़े ही जो धोखेबाजी से अजीत सिंह बालक को बुला लिया अपने दिल्ली में, परंतु वहाँ पर इन्होंने नज़रबंद कर लिया अजीत सिंह और उनकी माताजी को। साथियों, उस स्थिति में आपका जो गोराधाई थी, इन गोराधाई के द्वारा जब आपके अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जब अजीत सिंह को दिल्ली से स्वतंत्र करवा के जब लाया गया, तो उसके पश्चात इनको रखने का काम या पालन पोषण करने का काम यहाँ पर किया था गोराधाई ने। और गोराधाई ने इतना ही नहीं, बताया जाता है कि इन्होंने एक मैथरानी का मतलब गेटअप बना के, मतलब झाड़ू वगैरह जो लगाते हैं उनका गेटअप इन्होंने बना के और उस प्रकार से ये अपने आप की पहचान को छिपा के रखा था और इन्होंने अजीत सिंह का क्या किया था? पालन पोषण किया था। इसलिए गोराधाई की इन्होंने छतरी बनवाई। गोराधाई की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? आपके जोधपुर में बनी हुई है। ये देखिए गोराधाई की छतरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये गोराधाई की छतरी बनी हुई है साथियों। अच्छा, छतरी से एक बात याद और आती है, ये जो अपने राजस्थान में छतरियाँ हैं, ये राजपूत राजाओं के द्वारा अपने पैतृकों की मृत्यु स्थल पर एक चबूतरे के रूप में बनाई जाने वाली आकृति थी। साथियों, छतरियां जो होती थी ना, ये छतरियां हमारे राजस्थान में अष्टकोणीय पद्धति पर आधारित है। अमूमन छतरियां कौन सी पद्धति पर? अष्टकोणीय पद्धति पर। प्रश्न पूछ लिया गया था एक बार, राजस्थान की छतरियों का निर्माण कौन सी पद्धति के अंतर्गत करवाया गया? अष्टकोणीय पद्धति। अष्टकोणीय पद्धति का मतलब क्या होता है कि लगभग सभी छतरियों में जो खंबे की मात्रा, ये खंबे होते हैं, देखो ये खड़े हैं, ये खंबे, इन खंभों की संख्या 8 या 8 के गुणांक में होती थी। 8 के गुणांक का मतलब हो गया 8 या फिर 16 या फिर 24 या फिर 32, तो ऐसे गुणांक में, गुणांक जानते होंगे आप लोग, गणित पढ़े हुए हैं। परंतु साथियों, यहाँ पर जो अजीत सिंह ने गोराधाई की छतरी बनवाई वो 6 खंभों की छतरी थी। ध्यान रखना, कितने खंभों की छतरी थी? 6। दिख रहे होंगे आप लोगों को 6 खंभे। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। क्या लिखा हुआ है देखो, मैं एक बात आपको पढ़वाता हूँ यहाँ पर गोराधाई की छतरी पर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
हम लोग उस प्लेटफॉर्म को सम्मिलित नहीं कर पाए आपके इस वीडियो में। एक शिलालेख था जो मैं अगले जब छतरी विशेषांक हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा। जो गोरादाई की जो छतरी उस पर जो शिलालेख एक लगा हुआ है, प्रशस्ति जो लगी हुई है, उसमें देखना क्या 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 चीज़ें उन्होंने लिखी है। बड़ा ही शानदार शिलालेख है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान आपका पूरा, कॉन्सेंट्रेशन आपका पूरा प्रश्न के स्क्रीन पर। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्न में से किन जिलों से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है प्रश्न को। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्न में से किन जिलों से संबंधित है? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, या फिर जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर, या फिर उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, या फिर नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। पूरी बात करेंगे इसकी। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, साथियों जवाब दो, फटाफट कमेंट करो ताकि इसका विस्तार पर हम लोग पहुंचे फटाफट। हाँ जी, पहले तो आंसर की ओर पहुंच जाते हैं हम लोग। साथियों यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं की है आपको, ऑप्शन में केवल 4 डाले हैं। तो यही तो सबसे बड़ी आप लोगों के साथ में जो समस्या आने वाली है कि काफ़ी चीज़ें जैसे 10 दे रखी है तो 2 दे देगा, 2 दे रखी है तो 10 दे देगा, है ना। इस प्रकार से थोड़ा कन्फ्यूजन आप लोगों को हो सकते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये क्षेत्र कौन से क्षेत्र से संबंधित है? डांग क्षेत्र, है ना, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अब ये डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम आखिर क्या बीमारी है समझते हैं हम लोग। अगली स्क्रीन पे देखो, पूरा ध्यान, नोटबुक उठा लीजिए। पहले तो बात करूं अगर मैं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम की, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, साथियों डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है वो राजस्थान के 8 जिलों में, रट जाना बात को, कितने जिलों में संचालित है? ये 8 जिलों में संचालित है। और 8 जिलों में से मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि मैंने शॉर्ट किया है उसको। 8 जिले ना रख कर आपको क्या दे दिए उसने? 2 जिले दे सकता है या 3 जिले दे सकता है। और मैंने कितने जिले दिए? यहाँ पर 4 जिले आपके सामने रखे हैं। तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? पहले तो 8 जिलों में संचालित है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, ये डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में अगर पूछ ले आपको स्थिति, तो साथियों एक तो आप याद रखना पूर्वी राजस्थान, और पूर्वी के साथ में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। जी हाँ, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो एक तो पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है? ये 8 जिलों में संचालित है। फिर पूछ लेता आपसे कि साहब शुरू कब हुआ था डांग विकास कार्यक्रम? तो ये जो प्रारंभ हुआ था साथियों, पहली बार जब प्रारंभ किया गया था इसको, तब प्रारंभ किया था 1995-96 में। कब प्रारंभ किया गया था? 1995-96 में इस जो कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। अब एक बात आ जाती है डांग क्षेत्र की। डांग क्षेत्र क्या है? तो साथियों ये क्या है, अपना जो मैं बात करूं चंबल नदी, तो चंबल नदी में मिट्टी के अपरदन के कारण वहाँ पर क्या लंबे लंबे गड्ढे बन गए, गहरे गड्ढे बन गए, जिनमें कि दासू या डाकुओं का जो कि वो क्षेत्र बन चुका है पूरी तरीके से, बीहड़ पूरी तरीके से वहाँ पर बने हुए हैं। भौगोलिक विषमताएं इस क्षेत्र में हैं। तो ऐसे क्षेत्र जिनमें भौगोलिक विषमता हो या बीहड़ वाले हो या डाकुओं के अंतरंग के कारण, वो क्षेत्र पूरी रूप से क्या कहलाता है? डांग कहलाता है। तो इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, ये राज्य योजना है, ध्यान रखना, राज्य सरकार के द्वारा डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1995-96 से शुरू किया गया है। अब डांग क्षेत्र विकास के अंतर्गत कितने जिलों की बात की हमने? 8 जिलों की। 8 जिले आपको याद करने हैं। पहले तो कितने जिले याद करने हैं? 8 जिले याद करने हैं आपको, है ना। अब याद कैसे करोगे? देखो मैं याद करवा देता हूँ आपको 8 जिले सारे के सारे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। देखो पहले तो हम लोग चलते हैं, मैंने बात की एक तो पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो पहले तो मैं दक्षिण पूर्व की तरफ चलता हूँ, ठीक है। और दक्षिण पूर्व में चलूँ तो नीचे का जो पूरा का पूरा पार्ट है, दूसरी तरीके समझा देता हूँ मैं आपको। ये लो जी आप, ठीक है। ये आपका जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, मतलब आपका कोटा हो गया, आपका बूंदी हो गया, आपका बारा हो गया,
और आपका झालावाड़ हो गया। ठीक है, ये 4 तो ये याद कर लो आप लोग। कितने याद हो गए? 4। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, चारों याद हो जाएंगे। चारों जोड़े में हैं, सबको याद रहते हैं। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के बाद में आप क्या याद करोगे? बहुत ईजी है, 4 पैटर्न फिर ईजी है जो कि पूर्वी क्षेत्र के हैं। कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। बताओ याद हुई कि नहीं हुई? अरे 8 जिले याद हुए कि नहीं हुए? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है? 8 जिलों में। 8 जिलों की अगर मैं बात करूं डांग क्षेत्र के, तो 8 जिले कौन कौन से हैं? 4 जिले तो बिल्कुल दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चले जाओ आप लोग। कौन कौन से दक्षिण पूर्वी राजस्थान के? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। 4 जिले आपके पूर्वी क्षेत्र के कौन कौन से हैं? कौन कौन से? जल्दी बताओ, फटाफट जवाब दो। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये कुल मिलाकर कितने जिले हो गए? 8 जिले। 8 जिलों में कौन सा कार्यक्रम है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कौन से क्षेत्र में है ये? पूर्वी या दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। कब शुरू किया गया था? 1995 96 में। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, चलो आगे और भी अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। आप लोग जिन्होंने अब तक भी शेयर नहीं किया वीडियो को, काफ़ी लोग मतलब केवल मेरी बात को सुनते हैं और उस काम को अप्लाई नहीं करते हैं। शेयर करो इसको, अधिक से अधिक प्लेटफॉर्म पर शेयर करो। सब्सक्राइब करो चैनल को, जिन्होंने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया। काफ़ी लोग देखते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही बेल आइकन को प्रेस करते हैं। बेल आइकन को प्रेस करो, सब्सक्राइब। अच्छा, काफ़ी बहुत बढ़िया। ये बीच में मेरे को बात याद आई, कल बहुत सारे कमेंट आए थे। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि साहब हमें सब्सक्राइब करना ही नहीं आता। अरे विद्वानों, देव पुरुषों, आप जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उसके राइट जहाँ आपको दिख रहा है, राइट हैंड पर नीचे की तरफ एक बटन है लाल कलर का, जैसा अपना अभिनव दिख रहा है ऊपर ऊपर आपको रेड कलर से, वैसे रेड कलर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब को एक बार अंगुली से क्लिक कर दो, ये सब्सक्राइब हो जाता है। और बेल आइकन, बोलो साहब बेल आइकन नहीं जानते? बेल आइकन सब्सक्राइब बटन के जस्ट बराबर में गोल गोल घंटी टाइप बना हुआ है, देखना ऐसे घंटी टाइप बना हुआ है, उसको दबा दो। और उसके बाद में पूछेगा वो स्पेसिफाई या ऑल, तो ऑल पर क्लिक करके और ये आपका जो नोटिफिकेशन का सिस्टम शुरू हो जाएगा। अच्छा, काफ़ी लोगों के प्रश्न और आते हैं कि सर हम लोग जवाब कहाँ दें, कमेंट बॉक्स हमें मिलता ही नहीं है। ये प्रश्न भी काफ़ी आए थे कल, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, पर्सनल व्हाट्सएप आप लोग कर रहे थे, मैसेजिंग कर रहे थे। अब ध्यान से सुनना, जिनको कमेंट बॉक्स नहीं मिलता है साथियों, आप लोग जब वीडियो जहाँ देख रहे हैं इस वीडियो स्क्रीन के नीचे नीचे चले जाओ। आप लोग काफ़ी कहते हैं चले गए, अरे बिल्कुल नीचे जाओ आप लोग, स्क्रीन के बिल्कुल नीचे नीचे चलते चलो, कमेंट ऑटोमेटिक दिख जाएंगे आपको। ठीक है, वहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिए जाकर, है ना, जो भी जवाब आप दे रहे हैं वो। चलो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुझे विश्वास और 100% विश्वास है कि आपने शेयर कर दिया होगा अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पर, सभी मित्रों तक शेयर कर दिया होगा इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को, और सभी फ्रेंड्स से आपने सब्सक्राइब करवा दिए होंगे। एक एक साथी मुझे पता है जो वीडियो देख रहा है वो कम से कम 10-10 प्लेटफॉर्म पर या 10-10 मित्रों से सब्सक्राइब ज़रूर करवा रहा होगा, ताकि हमारा ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र तक फैल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके इन लॉकडाउन के दौरान। अच्छा, लॉकडाउन से याद आई एक न्यूज़ और आप लोगों के लिए, 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, आपको पता होगा। तो आपको थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखना है। वैसे भारत के कुछ स्टेट्स, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की स्थिति अच्छी है, जहाँ पर ग्रीन जोन है वहाँ पर सेवाएँ लगभग शुरू कर दी गई है। बाकी हमारा जो जयपुर है वो रेड जोन में है, तो दुर्भाग्य की बात है क्योंकि लोगों ने कहना नहीं माना यहाँ पर, और उसके परिणाम स्वरूप रेड जोन में काम है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखना है, और हम लोग वैसे ही आप लोगों की सहायता के लिए ये काम करते रहेंगे। और इसके लिए मुझे आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग इस जो वीडियोज़ है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है, सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है ब्यावर, गोटन, निमेड़ा या चित्तौड़? जवाब दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, मैं इसको डिफाइन करूंगा बढ़िया तरीके में, ताकि आपका बिल्कुल दिमाग से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी वाइट सीमेंट को लेकर। देखो, एक एक टॉपिक पूरा होता जा रहा है हमारा आज। एक तो डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कंप्लीट हो गया आपका, एक प्रश्न ही कंप्लीट नहीं हुआ है। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर प्रश्नों की संख्या बहुत कम है। अरे विद्वानों, देव पुरुषों, एक प्रश्न नहीं हो रहा, एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है आपका। गोराधाई कंप्लीट हो गई आपकी, इधर डांग विकास कार्यक्रम कंप्लीट हो गया आपका, इधर आपका श्यामल दास कंप्लीट हो गया, इधर आपका राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कंप्लीट हो गया है। कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए ये देखो आप लोग। चलो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर।
जवाब साथियों इसका होगा गोटन। वेरी गुड, बहुत अच्छे कमेंट आए। गोटन, गोटन कहाँ पर पड़ता है? नागौर में, नागौर। अब देखो सफ़ेद सीमेंट को लेकर मैं बात कर लेता हूँ साथियों। राजस्थान में अगर सफ़ेद सीमेंट की बात करूँ तो राजस्थान में मुख्य रूप से सफ़ेद सीमेंट के 3 कारखाने हैं। कितने कारखाने हैं? 3 कारखाने। सफ़ेद सीमेंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, सीमेंट की बात आगे करेंगे जब प्रश्न आएगा। 3 कारखाने राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के हैं। पहले कारखाने की बात करूँ तो पहले कारखाना है आपके गोटन में। जी हाँ, पहला कारखाना कहाँ है? गोटन। और गोटन कहाँ पर है? नागौर में। साथियों यहाँ पर जो गोटन नागौर में कारखाना है वो है जेके वाइट सीमेंट का। किसका है ये भी पूछ लेता है, जेके वाइट सीमेंट। ये जेके वाइट सीमेंट का कारखाना है। फिर बात पूछ ली जाए अगर गोटन में, तो गोटन में स्थापित कब हुआ था? ध्यान रखना, गोटन का जो आपका जो ये पूछ ही लेता है काफ़ी बार, 1984 में। 1984 में गोटन नागौर में राजस्थान का पहला, जी हाँ ये भी ध्यान रखना, ये गोटन वाला कैसा है? राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है ये। तो राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? गोटन में। गोटन कहाँ पर है? नागौर में। कैसा कारखाना है? जेके वाइट सीमेंट का। राजस्थान का क्या है? पहला। कब हुआ था? 1984 में स्थापित हुआ था। अगर राजस्थान में दूसरे कारखाने के बारे में बात पूछ ली जाए आपसे, पहला तो गोटन हो गया, अगर दूसरा आपसे पूछा जाए तो याद रखना साथियों, खारिया खंगार। कौन सा जगह है? खारिया खंगार। और खारिया खंगार कहाँ पर पड़ता है? आपके जोधपुर में। तो जिले में पूछे तो पहला नागौर और दूसरा जोधपुर में है। खारिया खंगार जोधपुर में। अच्छा यहाँ पर किसका कारखाना है? तो साथियों यहाँ पर बिरला वाइट का। कौन सी का है? बिरला वाइट। यहाँ पर बिरला वाइट सीमेंट का कारखाना है जो कि 1988 में क्या किया गया था? स्थापित। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे, इस खारिया खंगार को राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना, ध्यान रखना, सबसे बड़ा, राजस्थान में सबसे बड़ा। 3 ही तो मेरे, 3 में सबसे बड़ा पूछे, सबसे सर्वाधिक उत्पादन वाला पूछे तो खारिया खंगार, और सबसे पहला पूछे तो गोटन नागौर। अच्छा तीसरा और है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, बहुत कम उत्पादन वहाँ से होता है, मांगरोल से। जी हाँ, मांगरोल। कि मांगरोल में तीसरा क्या है इसका जो कारखाना, तीसरा सीमेंट का हमारा कौन सा है? मांगरोल। पहला आपका कौन सा था? गोटन, दूसरा था आपका खारिया खंगार और तीसरा है मांगरोल में, है ना। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 2 आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। आपको एक तो गोटन और एक खारिया खंगार याद रखना है। ये थे आपके सफ़ेद सीमेंट के कारखाने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही गजब का प्रश्न होने वाला है आपके लिए। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो जवाब दीजिए। राजस्थान के इतिहास के आज फिर से बात आई है। निम्न में से किस दुर्ग को, राजस्थान में दुर्गों का निर्माण अधिकांश राजपूत राजाओं के द्वारा रियासत काल में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए करवाया गया। अधिकांश दुर्ग राजस्थान में पहाड़ी दुर्ग बनवाए गए हैं। परंतु यहाँ पर बात पूछी जा रही है किस दुर्ग के बारे में। देखो, निम्न में से किस दुर्ग को हिंदुस्तान का, राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान का अजय दुर्ग कहते हैं जी। अजय दुर्ग का मतलब जिसको आज तक कोई जीत नहीं पाया हो। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और मैं इस प्रश्न को देखकर मेरी इच्छा हो रही है कि इस पॉइंट को लेकर मैं ज़रूर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। जब हम लोग दुर्ग पढ़ेंगे तो दुर्गों में सबसे पहले मैं इसको पढ़ाऊँगा। जी हाँ, अजय दुर्ग को। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, थोड़ा बहुत यहाँ बताऊंगा, बाकी डिटेल में बहुत जल्दी इसको आप लोगों के सामने एक्सप्लोर करूंगा। अजय दुर्ग किसे कहते हैं? बूंदी का दुर्ग, मैगजीन का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग या लोहागढ़ का दुर्ग? जवाब कितने जल्दी आते हैं, देखता हूं कितने जल्दी जवाब आते हैं इसके। जी हाँ साथियों, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। कल की हमारी एब्सेंट रही थी, उसका आज बदला ले रहे हो आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कर रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। कल किसी कारणवश आपके पास वीडियो उपलब्ध नहीं हो पाया था। निम्न में से किस दुर्ग को हिंदुस्तान का अजय दुर्ग? साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहागढ़ का दुर्ग। जी हाँ, राजस्थान के लिए एक अविस्मरणीय दुर्ग, राजस्थान की वीर धरा को सुशोभित करने वाला लोहागढ़ दुर्ग। अब मैं बात करूं लोहागढ़ दुर्ग की। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? कमेंट करो।
भरतपुर, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में ये दुर्ग है। साथियों, इस दुर्ग को राजस्थान का ही नहीं संपूर्ण हिंदुस्तान का कैसा दुर्ग माना जाता है? अजय दुर्ग माना जाता है। अजय का मतलब जिसको आज तक कोई जय नहीं करे पाया हो या विजय नहीं कर पाया हो। आखिर क्या कारण था? पहले तो इसको बात करूं मैं अजय आपके इस जयगढ़ के बारे में, मैं सॉरी आपके लोहागढ़ के बारे में। एक तो मैं बात बता दूं आपको, इस लोहागढ़ को लेकर मैं जल्द ही एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, क्योंकि ये दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, विशेष रूप से मुझे भी। और राजस्थान में बहुत ही मतलब ये अविस्मरणीय दुर्गों की श्रेणी में आता है। महाराजा सूरजमल की ये देन है राजस्थान को, जो जाट राजा था, जाट रियासत थी आपकी भरतपुर। अच्छा, राजस्थान में कितनी रियासतें जाट रियासतें थी? देखिए कमेंट करो फटाफट। राजस्थान में कितनी रियासतें जाट रियासतें थी? कमेंट करो फटाफट। यहाँ पर बात आ रही है लोहागढ़ दुर्ग की, तो मैं पहले तो आपको लोहागढ़ दुर्ग दिखाऊंगा और दिखाने के बाद साक्षात दर्शन कराऊंगा आज आप लोगों को। कितने लोगों ने, पहले तो ये बताओ मुझे, लोहागढ़ दुर्ग देखा आप में से? कितने लोगों ने लोहागढ़ दुर्ग देखा है? यस करो, तभी दिखाऊंगा। अच्छा, अधिकांश लोगों ने नहीं देखा, मतलब कमेंट नहीं आ रहे थे। चलो, मैं आपको आज लोहागढ़ दुर्ग दिखाऊंगा और ये बात बताऊंगा कि इस लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग क्यों कहते हैं और ये आज तक जीता क्यों नहीं गया। आपका कलेजा फटने वाला है, कलेजा जगह छोड़ने वाला है। इतना गजब का दृश्य आप लोग देखने वाले हैं। देखो, पहली बात करूं, इस दुर्ग का मैं आपको दीदार करा देता हूं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, ये है आपका लोहागढ़ दुर्ग का बाहरी जगह, हमारा रीजन, लॉजिक, जिसकी वजह से ये दुर्ग अजय दुर्ग बना। ये लॉजिक है, ये कारण है उसका। ठीक है, मैंने बताया विस्तृत चर्चा में वीडियो में करूंगा। यहाँ पर आप केवल इतना सा देखो, मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मतलब ये था, इस दुर्ग का मैं यहाँ पर शॉर्ट में अगर बात करूँ तो अजय होने का कारण ये था कि आपका जो लोहागढ़ दुर्ग, मान लो ये लोहागढ़ दुर्ग है। इस लोहागढ़ दुर्ग को बनाने से पहले इन्होंने क्या किया? अच्छा, इसकी पहले मैं बात करूँ निर्माता की। निर्माता कौन थे इसके? महाराजा सूरजमल। सत सत नमन करता हूँ मैं महाराजा जाट राजा सूरजमल को। निर्माण की बात पूछे तो कब हुआ था निर्माण इसका? 1733 में निर्माण हुआ था। अच्छा, ये सूरजमल है, इस सूरजमल को हम लोग जाटों का प्लेटो भी कहते हैं। जी हाँ, जाटों का प्लेटो, और इनको जाटों का अफलातून भी कहते हैं। जाटों का अफलातून, तो जाटों का अफलातून कह दो या जाटों का प्लेटो कह दो। कौन है? महाराजा सूरजमल, जिनके द्वारा 1733 ईस्वी में भरतपुर रियासत में, जो कि जाट रियासत थी, वहां पर लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, जो कि राजस्थान में, हिंदुस्तान में अजय दुर्ग की श्रेणी में आता। आज तक कोई जीत नहीं पाया। हम लोग बात कर रहे थे कि जीत क्यों नहीं पाया साहब इसको। देखो, इन्होंने ये जो दुर्ग बनवाया, इस दुर्ग के, ये दुर्ग है, इसके बाहर इन्होंने क्या की? एक दीवार बनवाई, बहुत मोटी दीवार थी। ये मोटी दीवार बनवा दी। मोटी दीवार बनवाने के बाद इन्होंने क्या किया? इस दीवार के बाहरी भागों में इन्होंने, ये तो थी मतलब चूने पत्थरों की दीवार, जो कि भारी सुदृढ़ दीवार थी, बहुत मोटी थी, जिस पर मतलब बारूदों के प्रहार से भी नहीं टूट सकती थी, इतनी भारी दीवार थी, चौड़ी दीवार थी। अब हाथियों के पहले क्या कर जाता था, हाथियों के जो सिर होते थे उनसे दीवारें फुड़वाई जाती थी, तो वो भी काम यहाँ पर नहीं हो सकता था। अब इसके बाहर इन्होंने क्या किया? दीवार के बाहर एक परत और लगवा दी गारे की। जी हाँ, ये भी लगभग मोटी थी दीवार, गारे की दीवार और बनवा दी बाहरी भागों में। ठीक है, ये गारे की दीवार बनवा दी। इसके बाहर इन्होंने फिर एक दीवार बनवा दी और इसके बीच में क्या कर दिया इन्होंने? पानी छोड़ दिया। ये नहर टाइप बनवा दी इन्होंने। पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उसी पानी की बात हो रही है। अब साहब होता क्या था, मान लो कोई आक्रमणकारी आ जाए और वो साहब तोप लेकर आ जाए, बोले उड़ाऊंगा मैं इसकी दीवार को, तो दीवार को उड़ाने की कोशिश करेगा, यहाँ से तोप भरेगा, तो तोप आकर पहले प्रहार पहले तो तोप से इस जगह से तो अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि जाएगा तो बीच में आपकी क्या है, ये जो खाई बनी हुई है जिसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें भी मिट्टी गार बनी हुई थी, ताकि वो अगर कोशिश भी करे तो इसमें डूबकर या फंसकर दलदल में फंसकर वो मर जाए। ये दलदल था, पूरा का पूरा दलदल था इस पानी में। ठीक है, अगर मान लो इस दलदल को भी क्रॉस करके वो जाना चाहते, इस दीवार तक पहुँच ही नहीं सकते थे वो। ठीक है, इसकी सीधी चढ़ाई वो चढ़ नहीं सकते थे। तो देखिएगा आप लोग,
और इस पर सैनिकों की जो आवाजाही रहती थी। तो यहाँ से मान लो ये लोग बारूद का प्रयोग भी करें और अगर यहाँ से ये तोप छोड़े तो ये तोप आकर इस दीवार पर टकराएगी। अब इस दीवार में पहले कहाँ की दीवार बनी हुई है, गारे की। तो गारे की जो दीवार होती थी साथियों, उस गारे की दीवार में अगर तोप आकर अगर प्रहार करेगी तो तोप में आग होती थी, तो आग गारे में जाते क्या हो जाती, शांत हो जाएगी। तो पहली बात, इस दीवार पर प्रभाव ही नहीं पड़ पाएगा, और प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ भी गया तो इतनी मोटी दीवार कहाँ वो टूट पाएगी। तो इसीलिए बताया जाता कि अंग्रेजों ने 13 बार, अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ केवल, अंग्रेजों ने 13 बार इस पर आक्रमण किया पर फिर भी असफल रहे। तो ऐसा हमारा दुर्ग था ये। मैं आपको एक विहंगम दृश्य और दिखा देता हूँ, देखो कैसा चारों तरफ से घिरा हुआ था इस खाई से। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दृश्य आप लोग देख पा रहे हैं ड्रोन कैमरा की सहायता से, जो कि ये चित्र लिया गया है। साथियों ये आपको दिखाई दे रही है चारों तरफ इसके ये खाई, और ये अंदर की तरफ ये मोटी वाली आप लोग देख पा रहे हैं इसकी दीवार। मैं आपको और बता दूं, देखो ये दीवार जो मैंने बताई और ये दीवार देखिए आप लोग, ये इसकी मोटाई देख सकते हैं आप लोग, इसकी यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं हम मोटाई का, ठीक है। और ये बाहर की तरफ ये आपकी कैसी थी, ये गारे की दीवार थी, ये खाई थी, चारों तरफ पानी था, चारों तरफ पानी था आपका, ठीक है। ये आने की प्रवेश करने की जगह थी, प्रवेश द्वार था ये, ठीक है। तो चारों तरफ ये पानी से घिरा हुआ था। अच्छा, राजस्थान का स्थलीय दुर्ग है, ध्यान रखना, स्थलीय दुर्ग मतलब स्थल पर बना हुआ, फिर भी आज तक अजय दुर्ग रहा है। जबकि दुर्ग को अजय बनाने के लिए उसको बनाया जाता था पहाड़ी दुर्ग। राजस्थान में अधिकांश दुर्ग कैसे दुर्ग है, पहाड़ी दुर्ग है, पहाड़ों पर बनाए गए, पर ये स्थलीय दुर्ग रहकर भी राजस्थान में अजय दुर्ग की श्रेणी में आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न, इसको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसको आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार देंगे, मुझे विश्वास है। बहुत ही प्यारा वीडियो होने वाला हमारा, पूरी डिफाइन करूंगा इसको वीडियो एनिमेशन के माध्यम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य मंत्रि परिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है। राज्य मंत्रि परिषद में अधिकतम कितने संख्या हो सकती है मंत्रियों की? ऑप्शन आपके, विधानसभा के कुल सदस्यों का 10%, या विधानमंडल के कुल सदस्यों का 10%, या विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%, या फिर विधानमंडल के कुल सदस्यों का 15%। थोड़ा सा क्रिटिकल करने की कोशिश की गई है, देखता हूं कितनों के जवाब आते हैं, कमेंट करो फटाफट। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, फटाफट करो कमेंट। राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, विधानसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत, 15% क्या हो सकता है, मंत्रि परिषद में मंत्री बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर एक शब्द विधानमंडल भी है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इस बात को। विधानमंडल, ये बात मैंने शायद एक पिछले वाली टेस्ट सीरीज में भी की थी। विधानमंडल, ये विधानमंडल समकक्ष किसके समकक्ष मानी जाती है, संसद के समकक्ष मानी जाती है। जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, एक आपकी होती है राज्यसभा और एक होती है आपकी लोकसभा, वैसे ही यहाँ पर विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, एक होती है विधान परिषद और एक होती है विधान सभा। तो साथियों इन दोनों को मिलाकर बनती है विधानमंडल, ध्यान रखना। परंतु यहाँ पर मंत्री परिषद की संख्या पूछे तो मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या निर्भर करती है विधानसभा पर। इस विधानसभा में जितने भी सदस्य होंगे उनका 15% से ज़्यादा वो मंत्री नहीं बना सकता है, विभाग नहीं दे सकता है, ये जिम्मेदारी होती है ना। तो 15% का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 200। अब की बार चुनाव कितने सीटों पर हुआ था, देखिए कमेंट करो मुझे फटाफट। हाल ही में राजस्थान विधानसभा का चुनाव कितनी सीटों पर संपन्न हुआ था? अच्छा, यहाँ पर मैं बात करूँ 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में, 200 विधायक चुने जाते हैं, तो 200 का 15% मतलब हो गया 15 दूनी 30, तो मतलब 30 यहाँ पर क्या हो सकते हैं, अधिकतम मंत्रि परिषद के सदस्य हो सकते हैं। ये बात आप लोगों की क्लियर हुई। अगला प्रश्न कर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज के नाम से हम जिसको जानते हैं, अजमेर रोड जयपुर की बात कर रहा हूँ। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज जयपुर में एटीएम का कारखाना
ऑटोमेटिक टेलर मशीन का कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया है? कंपनी का नाम पूछ रहा है, किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। रोजनबर्ग द्वारा, नगरों के द्वारा, या EXL द्वारा, या पर्टो द्वारा? नया प्रश्न, जवाब फटाफट कमेंट करें। किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसका प्रयोग नगदी निकालने में किया जाता है, आहरण मशीन कह सकते हैं हम इसको, फटाफट कमेंट करो। साथ ही यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्टो द्वारा। जी हाँ, पर्टो कंपनी है। और ये पर्टो कंपनी की बात करूँ तो ये पर्टो कंपनी है साथियों आपकी ब्राज़ील की। जी हाँ, ये पर्टो कंपनी का संबंध कहाँ से है? ब्राज़ील से। पर्टो जो कंपनी है, इस पर्टो का अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो पर्टो SA पूरा नाम है इसका। जी हाँ, पर्टो SA इस कंपनी का पूरा नाम है। और ये कहाँ की कंपनी है? ब्राज़ील की कंपनी है। इसके द्वारा 2016 में, जी हाँ 2016 में जयपुर के सेज या महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में किसकी स्थापना की गई है? ATM कारखाने की स्थापना की गई, जहाँ से लगभग प्रति माह 1500 ATM बनकर तैयार हो रहे हैं। जी हाँ साथियों, 1500 ATM, लगभग यहाँ पर 50 ATM डेली के बनते हैं, तो मतलब महीने के 5 थी 15, हाँ 1500 ATM क्या हुए आपके महीने के कंप्लीट होते हैं यहाँ से बनकर। साथियों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? झामर कोटड़ा खनिजों से लेकर प्रश्न है, और ये तो मल्टीपर्पज प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग छोटी मोटी एग्जाम्स में। तो झामर कोटड़ा शीशा जस्ते के लिए, मैगजीन के लिए, या रॉक फॉस्फेट के लिए, या फिर अभ्रक के लिए? फटाफट कमेंट करो, मुझे राइट आंसर कमेंट करो फटाफट। ये वीडियोस आपके लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग अपनी राय ज़रूर बताइएगा, मुझे जवाब दीजिए फटाफट मुझे। झामर कोटड़ा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? साथ ही यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा रॉक फॉस्फेट। जी हाँ, रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है झामर कोटड़ा। खनिजों को अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, नए आंकड़ों के अनुसार याद कीजिएगा कि कौन सा खनिज कहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है। साथियों ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज 10 का अंश आपके सामने। और साथियों आप लोग इस सीरीज को कितना अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान। सपोर्ट लॉकडाउन, सपोर्ट इंडिया, आप लोगों को इस उक्ति का पालन करना है पूरी तरीके से और बने रहना है अभिनव RS अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अधिक से अधिक साथियों तक आप लोगों को इस बात को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन पर प्रेस करके, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है, जैसा कि आपको कुछ नीचे दिया हुआ है। देखो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ हिट द बटन एंड शेयर दिस वीडियो, इट्स रियली मोटिवेट टू मी, मेक अवेसम शट अप फॉर यू। जी हाँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देती है आपके द्वारा किया गया छोटा सा कार्य। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुनः मिलते हैं, हमारी मुलाकात होगी कल तक के लिए पुनः शुक्रिया। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।